करें? ठीक। तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि या ये सामने स्तंभ तो नहीं आ रहा है बीच में? दे रहा है? अच्छा। तो हम लोग आज 2 टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये दोनों टॉपिक्स की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी, चाहे वो पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो। तो 2 टॉपिक्स हैं, पहला मीडिया, मीडिया का क्या रोल है, और दूसरा सिविल सर्विस कैसे समय के साथ परिवर्तित होती जा रही है, बदलती जा रही है। रोल जो है बदलता जा रहा है, तो उसके बारे में हम सेकंड सेशन में करेंगे। अभी हम मीडिया और शासन, यानी शासन माने गवर्नेंस, आपके भी जो पेपर्स होते हैं वो जीएस होते हैं, उनमें से गवर्नेंस का पेपर भी होता है। तो सिविल सर्विस जिसके लिए आप लोग बैठते हैं एग्जामिनेशन में, बेसिकली सिविल सर्वेंट जो है गवर्न करते हैं। तो मीडिया का गवर्नेंस में क्या महत्व है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। बाकी 3 स्तंभ कौन से हैं? बाकी 3 स्तंभ कौन से हैं? लेजिस्लेचर, हिंदी में कहें तो विधायिका, और कार्यपालिका, न्यायपालिका। बिल्कुल। तो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो कि पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब है कि जैसा हो वैसा ही बताया जाए, यानी कोई चीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। मीडिया का यही रोल होता है कि अगर कोई भी छुपाने की कोशिश करे तो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दायित्व होता है कि उसको लोगों तक पहुंचाए, है ना। तो इसीलिए मीडिया जो है उसको एक अनऑफिशियल एक्टर माना जाता है। अनऑफिशियल एक्टर का मतलब समझे आप? अनऑफिशियल एक्टर, देखिए हम लोग, मैं जो आपको यहां बताऊंगा ना तो उसमें ऐसी भी बहुत सी चीजें होंगी जो कि आपके कहीं मानस पटल में अंकित रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हम लोग के प्रशासन में ना, सरकार में 2 एक्टर्स होते हैं। एक्टर माने, एक्टर माने नायक के, हाँ मतलब नायक तो लीडर हो गया, तो एक्टर जो है हिंदी में बताओ, समझ नहीं आया? अभिनेता, हाँ ठीक है, अभिनेता कह सकते हैं। याद रखिएगा 2 अभिनेता होते हैं हमारे यहाँ। एक तो होता है ऑफिशियल, सरकारी। ये पढ़ने में आ रहा है कि कलर बदलू? में है, कलर बदलना होगा ना। एक तो हो गया सरकारी और दूसरा हो गया गैर सरकारी। ये सब फंडामेंटल चीजें हैं, जो बहुत ही आधारभूत चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रशासन जो है, प्रशासन जो है इन 2 एक्टरों से चलता है। एक सरकारी होते हैं और गैर सरकारी होते हैं। सरकारी कर्म में कौन होते हैं अभिनेता? ब्यूरोक्रेट्स, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल होते हैं। हाँ, हाँ। तो पहले तो ऑफिशियल एक्टर बताओ। ऑफिशियल एक्टर्स में जो सरकारी अभिनेता है, उसके अंदर सबसे पहला जो आता है उसको हम जानते क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हिंदी में कहें तो राजनैतिक नीतिक कार्यपालिका।
और दूसरा होता है, हाँ, को कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी स्थायी कहेंगे, स्थायी कार्यपालिका। आप लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये स्थायी कार्यपालिका है ना। तो स्थायी कार्यपालिका का कार्य होता है कि राजनीतिक कार्यपालिका को समय समय पर परामर्श देना, एडवाइस देना, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका जो है उसके पास नॉलेज होती है, ब्रेन होता है, अनुभव होता है, जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होता है। अब पहली बार जो एमएलए बनकर आएगा या एमपी बनकर आएगा उसको क्या एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। तो सरकार चलाने का भी एक तरीका होता है, नियम कानून, प्रोसीजर प्रोसेस, उसके बारे में किसको पता होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं। यही स्थायी कार्यपालिका जो है यही ब्यूरोक्रेसी है। हिंदी में कहें तो ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं? नौकरशाही। चलिए, तो अब क्या हुआ कि सरकारी, जो हमारी सरकारी के अंदर दो होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके कौन कौन आ गए? जो गवर्नमेंट में लगे। हाँ, कौन? इलेक्टेड तो सारे होते हैं, एमपी भी होते हैं, एमएलए सब होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये सारे के सारे जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, ये हो गए पीएम, सीएम। ठीक है, मिनिस्टर्स और भी होते हैं। तो ये तो हो गए, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हो गए आपके ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, और जो गैर सरकारी हुए, हाँ, तो गैर सरकारी में एनजीओ और वही जो पढ़ने जा रहे हैं अब हम, मीडिया और प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर एसोसिएशन, लेबर यूनियन, ये सब जो है सरकारी तो है नहीं, गैर सरकारी है, लेकिन इनका भी योगदान सरकार चलाने में होता है। किसान खड़ा हो जाता है कि भाई आपने 3 जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल गलत बनाए हैं, हमारे को तो आपने पहले संपर्क में नहीं लिया। तो प्रेशर ग्रुप है फार्मर का, तो वो भी सरकार चलाने में एक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को ना हम कहते हैं, जानते क्या? इसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। तो पब्लिक पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। तो कभी समय मिले ना, अब अभी तो तैयारी कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है, पब्लिक पॉलिसी जरूर पढ़िएगा कि पब्लिक पॉलिसी बनाने में सहायक होते हैं सरकारी भी और गैर सरकारी भी, तब जाके पब्लिक पॉलिसी बनती है। अब जैसे पब्लिक पॉलिसी कैसे बनी, मान लीजिए ये हुआ कि भाई लड़कों और लड़कियों का अनुपात वो गड़बड़ा गया। कैसे गड़बड़ा गया? हैं? हाँ, क्या? हम्म, सबसे बड़ा कारण बताओ, लड़कों की संख्या क्यों ज्यादा हो गई, लड़कियों की कम क्यों हुई? भ्रूण हत्या, हाँ भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या कहा था आपने, भ्रूण हत्या। क्योंकि
तो ये एक प्रॉब्लम हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी बनानी होगी। तो वो पॉलिसी कैसे बनेगी? सरकारी कर्मचारी आंकड़े इकट्ठे करेंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है आंकड़े इकट्ठे करेगी कि भाई हर जगह पर पूरे भारतवर्ष में कितने लोग जो हैं वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं, है ना। सारे आंकड़े करने के बाद वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को सबमिट करेगी और कहेगी देखिए जी 1000 जो है बॉयज के अगेंस्ट में 875 जो है वो गर्ल्स हैं। तो एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम के कारण क्या होगा? समाज के अंदर संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये आपको बता दूं, कई स्टेट्स में जहां पर ये बिगड़ा, वहां पर शादी करने के लिए ब्राइड ग्रूम्स को ब्राइड्स नहीं मिली और वो दूसरे स्टेट्स में जाकर वहां से जाके तब शादी करके लाई। तो ये जो प्रॉब्लम हुई, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ी। तो पॉलिसी बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी, तो गैर सरकारी कैसे हुई? हम लोगों ने एनजीओस की सहायता ली, पूछा उनसे क्या वजह है, बताओ भाई क्यों अब अनुपात जो है गड़बड़ा रहा है ना। हेल्थ के बहुत से एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब हैं, वीमेंस एसोसिएशंस हैं, है ना। तो ये जो है इनका भी योगदान गैर सरकारी का भी उतना ही होता है जितना सरकारी का होता है। तो मैंने केवल भूमिका आपको इसलिए बांधी कि हमने आना अल्टीमेटली इसके ऊपर है, मीडिया पर। मीडिया जो है गैर सरकारी संस्था, पॉलिसी मेकिंग में मीडिया का बड़ा योगदान है और पारदर्शी बढ़ाने में मीडिया का बहुत योगदान है। अगर कोई सरकार कोई चीज छुपाती है, अब मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं, कोविड-19 के अंदर डेथ्स हो गई। अब मान लीजिए किसी, मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं अपने देश की नहीं, किसी देश के अंदर सरकार की बदनामी हो रही है कि भाई कोविड-19 में इतने, इसका मतलब है कि जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है वो अच्छी नहीं है, डेथ्स बहुत हो गई, लेकिन सरकार ने छुपा लिया। तो ये मीडिया का कार्य है कि वो पारदर्शी बनाए, लोगों तक पहुंचाए कि इतनी ज्यादा डेथ्स हुई है और ये वजह थी। तो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और नागरिक जागरूकता, नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले तो सिर्फ दो तरह की मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब तीसरी मीडिया भी आ गई, सोशल मीडिया। वो शायद उन सबसे ज्यादा पावरफुल वही है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग पूरे देश के कोने कोने में लोग पहुंच गए हैं और आम साधारण आदमी भी जो है सोशल मीडिया का उपयोग करके जो है वो अपने आप को पूरे विश्व से जुड़ा हुआ पाता है ना। तो ये नागरिक जागरूकता सुनिश्चित करता है। हालांकि जब पक्षपात, गलत सूचना, कॉर्पोरेट या राजनीतिक प्रभाव, गोपनीयता का उल्लंघन या सनसनी रिपोर्टिंग होती है तो मीडिया नैतिकता पर भी सवाल उठने लगते हैं। यानी काम तो है मीडिया का पारदर्शिता होना, जागरूकता लाना, निष्पक्ष होना, निडर होना, बेधड़क होना। लेकिन कभी कभी जब मीडिया के ऊपर भी पक्षपात का आरोप लगने लगता है, छुपा देता है मीडिया या गलत सूचना दे देता है, उसने कह दिया कि दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो गई, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कारण जो है लोग जो हैं उनके अंदर काफी एक आपस में भेद, वो है ना, एक दूसरे के प्रति हाँ डर, भय, द्वेष, ये सब होने लगा। और सनसनीखेज रिपोर्टिंग कई बार कर लेते हैं। सनसनीखेज करने से क्या होता है, क्योंकि उनका अखबार बिके तो कभी कभी जो है वो तो बैलेंस को गड़बड़ा देते हैं। तो इसलिए उस परिस्थिति में मीडिया के ऊपर भी की नैतिकता पर भी सवाल उठने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं ये तो भैया बिल्कुल पक्षपाती है, सही बात तो बता ही नहीं रही है। तो मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है, लेकिन उसकी भी नैतिकता के बारे में कई बार सवाल उठने लगते हैं। तो जो उसका काम है वो उसको काम को पूरा करने के लिए उसको लोगों तक सारी जानकारी, कई बार हम लोग कहते हैं
कि मीडिया का काम है न्यूज देना, व्यूज देना नहीं। न्यूज देना, व्यूज देना नहीं। लोगों तक न्यूज पहुंचाओ, व्यूज तो लोग अपने आप फॉर्म करेंगे। मीडिया का क्या मतलब है व्यूज देने का? तो मीडिया शुड गिव न्यूज एंड नॉट व्यूज। जब व्यूज देने लगती हैं तो कभी कभी वो निष्पक्षपाती हो जाती हैं, सनसनीखेज कर देती हैं, या गोपनीयता का उल्लंघन भी कई बार करने लगती है। ठीक है। तो पहला है तो शासन में मीडिया की भूमिका। पहला, नागरिकों को जानकारी देना। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य नागरिकों को सटीक, निष्पक्ष, सटीक माने बिल्कुल ठीक, टू द पॉइंट, क्रिस्प, निष्पक्ष और प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब क्या समझे? रेलेवेंट जानकारी प्रदान करना है। यह कार्य कई पहलुओं को समाहित करता है, इंक्लूड करता है अपने में, जैसे कि सरकारी नीतियां। सरकारी नीति क्या था? मैंने अभी बोला था एक शब्द थोड़ी देर पहले, अभी मैंने ऊपर लिखा था कि ये चीज पढ़ना, पब्लिक पॉलिसी। सरकारी नीति पब्लिक पॉलिसी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भ्रूण हत्या के ऊपर तो सरकारी ने क्या पॉलिसी बनाई, बताओ क्या पॉलिसी बनाई? हाँ, तो क्या क्या उसके अंदर डाले चीजें, क्या क्या चीजें डाली? महिलाओं की संख्या कम हो रही थी, पुरुषों की बढ़ रही थी। उसको रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए सरकार ने क्या करने? हाँ, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, वो उससे भ्रूण चेक करना उसको इलीगल करार किया गया। ऐसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन थी जो पोर्टेबल बनने लगी थी, अब जो गांव गांव तक ले जाके ये वहां पर सेक्स चेक कर लेते थे, तो उसको भी बैन कर दिया गया। और क्या क्या किया? महिलाओं को प्रोत्साहित, देखो एक टर्म होता है ना, उसको कैरेट एंड स्टिक बोलते हैं। क्या होता है कैरेट एंड स्टिक? कैरेट और स्टिक, कैरेट होता है लालच, है ना, स्टिक होता है डंडा। तो जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन बैन कर देना, डॉक्टर्स को कहना कि अगर तुमने किया तो तुमको जेल में डाल देंगे, ये तो कोई स्टिक, डर, भय। और कैरेट क्या हुई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, है ना, या पोषण अभियान, कि भाई बच्ची घर में पैदा होगी तो हम उसके लिए 50,000 रुपए एफडी में जमा करा देंगे। जब वो 18 साल की बच्ची होगी तो उसकी शादी के लिए या पढ़ाई के लिए वो पैसे तब तक बढ़ जाएंगे और इस्तेमाल होंगे। तो वो हो गया ना। जैसे कि मिड डे मील होता है, वो बच्चों को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए कि बच्चों को माता पिता एजुकेशन के लिए स्कूल भेजें, तो वो भी जो है कैरेट हुई ना। तो हम लोग को क्या होता है कि जब आपने पढ़ा होगा कौटिल्य का, चाणक्य का, वो कहता था ना साम दाम दंड भेद, है ना, कुछ लोगों को खरीद लो, कुछ के साथ जो है तुम साम यानी कि दंड हो गया, वो स्टिक, भेद माने डिवाइड करना। तो उसी प्रकार से कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी लगाकर सरकार ने महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो संतुलन है बराबर करने की चेष्टा करी है। ठीक है। तो मीडिया का काम है सरकारी नीतियों, योजनाओं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और सार्वजनिक बहसों का प्रसारण। प्रसारण माने पहुंचाना, विस्तार, ट्रांसमिशन। तो मीडिया जो है अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं, अब वो सरकार की नीति किस किस चीज पर हो सकती है? देखिए एग्जाम्पल, सरकार की नीति हो गई नमामि गंगे, गंगा को साफ करने की नीति हो गई। पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, है ना, बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए कोई हो गई, तो ये आयुष्मान भारत। तो ये सरकारी नीतियों के बारे में लोगों को प्रसार करना। तो पहला हो गया आपका
सरकारी नीतियों, योजनाओं और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे मनरेगा हो गया, या आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया। तो मीडिया का कार्य है कि जितने भी नागरिक हैं उनको इन सब के बारे में जानकारी देना। उदाहरण स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, है ना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। उज्ज्वला योजना क्या है? हाँ, किस चीज के लिए? हाँ हाँ हाँ। हम्म, 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 हम्म। तो जो बीपीएल से की जो फैमिलीज हैं उनको गैस कनेक्शन मुफ्त देना। उसके कारण आपने बिल्कुल जैसा ठीक कहा, पहला पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि लकड़ियों से जो धुआं उठता था उससे पोल्यूशन होता था। उसके कारण क्या दुष्परिणाम होते थे? अस्थमा, आंख जलना, आंख खराब हो जाना, है ना, ये थी। दूसरा कारण एक था कि जो पर्यावरण जो है वो लकड़ी काटने से धीरे धीरे हो रहा था। तो एक तरफ पोल्यूशन, दूसरी तरफ पर्यावरण भी खराब हो रहा था। और क्या था? एक चीज और थी, छोटी सी, छोटी है पर है। अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है चलिए लकड़ी। और कार्बन, ठीक है, वो पोल्यूशन में बढ़ावा हो रहा था। कार्बन कार्बन क्रेडिट, कार्बन बढ़ता जा रहा था, क्रेडिट। एक चीज और थी, महिला को लंबे लंबे डिस्टेंस तय करके जाके लकड़ी काट कर पीठ पर रखकर, सिर पर रखकर लाना पड़ता था। ड्रजरी कहते हैं इसको, कि महिला के ऊपर एक बोझ था कि जाओ तुम लकड़ी काट के आओ, क्योंकि हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, सारा काम जो है वो महिलाओं के ऊपर सिर पर डाल दिया जाता है। तो जो ड्रजरी होती थी बेवजह, तो वो सिलेंडर होने से वो ड्रजरी भी कम हो जाएगी बेवजह, है ना। तो ये उज्ज्वला योजना बनी, है ना। तो हर पब्लिक पॉलिसी का कोई एम होता है, उसका लक्ष्य होता है। सरकार जो आती है सबसे पहले कैसे आती है? जब इलेक्शन अनाउंस होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालती है। उस मैनिफेस्टो में तरह तरह की अपनी उनको आश्वासन देती है। हम जब आएंगे तो हम ये करेंगे, हम जब आएंगे महिलाओं के अकाउंट में इतने पैसे डाल देंगे, है ना, हम मोहल्ला क्लिनिक चलाएंगे, हम सरकारी स्कूलों को अच्छा कर देंगे। तो ये जो है मैनिफेस्टो जो है, जब सरकार उनकी बन जाती है तो वो फिर सरकार बनने के बाद जो मैनिफेस्टो में उन्होंने आश्वासन दिए थे उनको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। और पूरा प्रयत्न कैसे किया जाता है? सरकारी नीति, योजनाओं, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा है वॉचडॉग का रोल। पहला तो है विस्तार करना, लोगों को पहुंचाना, है ना। दूसरा है कि वॉचडॉग, चौकीदार, चौकीदारी का काम करना, कि भाई अगर कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है काम, तो उसको, हाँ, निगरानी। तो लोकतंत्र में मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से है वॉचडॉग, यानी सरकार और प्रशासन पर निगरानी रखना। अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको उजागर करना। सरकार में बहुत से कर्मचारी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, डिसऑनेस्ट भी होते हैं, चोरी भी करते हैं। कहा था ना चाणक्य ने ये कहा था कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वो एक मछली की तरह होता है। क्या कहा था बताओ? मछली से कैसे तुलना की थी इसकी? नहीं, मछली पानी के अंदर तैरती है, तो जब पानी के अंदर तैरती है तो थोड़ा सा पानी मछली भी पी जाती है। तो उसने कहा था सरकारी कर्मचारी जो है वो मछली की तरह होता है, जहां वो कार्य करता है थोड़ा बहुत वहां का वो खुद भी फायदा उठा लेता है उसका,
वही करप्शन है कि नहीं? तो ये निगरानी का कार्य जो है ये मीडिया का काम है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, मान लीजिए गोदाम है उसके अंदर से गेहूं की बोरियां जो है गायब हो जाती हैं, पता चलता है मीडिया को तो अखबार दिन निकालता है कि जी फला के गोडाउन के अंदर, सरकारी गोडाउन में से इतने जो है निकाल कर इन्होंने बेच दिया खुले मार्केट। या पीडीएस में जो हमारे संतुलित मूल्यों के ऊपर राशन मिलता था उसको लोग ब्लैक मार्केट कर देते थे, तो मीडिया का काम था वॉच डॉग के रूप में कार्य करना। अगर कोई मिनिस्टर गलत कार्य कर रहा है तो वो अखबार में जाकर करना। अब 2G हुआ या कोल हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, कम से कम ऐसे 2, 3, 4 दर्जन स्कैम हो चुके हैं, बोफोर स्कैम हुआ, तो ये वॉचडॉग के रूप में भूमिका थी, मीडिया ने निकाली, मीडिया ने अखबारों में निकाला। तो यह भूमिका सरकार, नौकरशाही, राजनीतिक दल, कॉरपोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार होता है, उदाहरण बताओगे? हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्लाईओवर बनना है, कोई भी टेंडर है ना तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचारी को या मिनिस्टर को पैसे दे दिए कि भाई ये ठेका जो है हमको दे दे। कर्नाटक में आपने सुना होगा है, माइनिंग के लिए होती है, लीज पर लेते हैं। तो कर्नाटक में क्या हुआ कि एक मंत्री ने ठेकेदार से 40% उसने जो है मांगी कि मुझे नहीं चाहिए, यानी टोटल अगर मान लो 1 करोड़ है तो उसने कहा 40 लाख रुपए जो है वो मेरी रिश्वत, उस ठेकेदार से उसने मांगा, मंत्री ने। ठेकेदार रस्सी पर लटक के मर गया अगले दिन। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, पूरे देश के अंदर ये न्यूज़ फैली, और जाते जाते अपना सुइसाइड नोट लिख के गया कि मैं अपना जान इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे से उस मंत्री ने इतने पैसे मांगे थे। उस मंत्री के ऊपर इतना नैतिक दबाव पड़ा क्योंकि अखबारों में सुर्खियां बनी कि उसको रिजाइन करना पड़ गया उसको। तो ये वॉचडॉग की भूमिका है जो मीडिया निभाता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार, अक्षमता। अब भ्रष्टाचार में देखिए, कॉर्पोरेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उदाहरण एक मुझे बताओ, एक कंपनी जिसमें कि जो उसका प्रोपराइटर था, मालिक जो था, उसने गड़बड़ियां करी अकाउंटिंग में, है? विजय माल्या, विजय माल्या भी है, विजय माल्या भी है, पर एक आईटी कंपनी थी, बताओ, सत्यम, सत्यम थी, है ना। सत्यम ने अपनी बैलेंस शीट में सारी अपनी गड़बड़ियां करवाई और ये दिखाया कि मैं तो बड़े प्रॉफिट में चल रहा हूं, तो उसके शेयर प्राइसेस होते चले गए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, शेयर प्राइस से ऊपर करके अपने शेयर बेच देते हैं और एकदम से नीचे जब पता चलता है कि इसमें तो बहुत गड़बड़ हुई थी तो प्राइसेस डाउन आते हैं, लोगों का लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है उसमें चला जाता है, तो भी भ्रष्टाचार है। तो मीडिया का काम ये है, हर्षद मेहता का क्या हुआ था, मीडिया ने उजागर किया था, है ना। तो भ्रष्टाचार, अक्षमता, इनएफिशिएंसी। अगर कोई कर्मचारी, मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़कें साफ नहीं हो रही हैं, तो मीडिया ने फोटो लिया और अगले दिन अखबार में लगा दिया कि देखिए इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई म्यूनिसिपल वाला जो है काम नहीं कर रहा है आके। अब मान लीजिए कहीं पर भगदड़ हो गई, मर गए, तो पुलिस की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मीडिया ने फोटो लेके लगाई। तो इसलिए ये जो मीडिया का काम है, वॉच डॉग, कारपोरेट क्षेत्र में अक्षमता, दुराचार, दुराचार माने गलत, जैसे कि उसने रिश्वत मांगे कोई तो दुराचार है ना। पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक कांस्टेबल मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं और उसने आके कहा कि 500 रुपये चाहिए वरना आपका मैं रिपोर्ट कर दूँ, दुराचार है ना। तो इस तरह के, तो अगर मान लो मीडिया ने फोटो खींच ली, अगली लाला देखिए ये पुलिस कांस्टेबल उससे रिश्वत मांग रहा था। और नीतिगत खामियों को उजागर करने, ये क्या है नीतिगत खामियों को, कमियां भी होंगी, हाँ। हम्म,
हम्म, हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मीडिया का काम यह है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। इन्वेस्टिगेशन माने तो वहां जाके लोगों से पूछना कि भाई आपके यहाँ मनरेगा में ये काम हुआ है कि नहीं। वो कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये मीडिया का काम है ना। तो मनरेगा का काम चेक करने के लिए वैसे अब एक नई चीज पॉलिसी निकाली सरकार ने, उसको क्या कहते हैं, गांव में कार्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो वहां पर चेक करने के लिए एक नया सिस्टम इजाद किया गया है। आपको पता है वो सब, बताइए क्या है। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर उनके सामने लगा दी जाती है लिस्ट, देखिए ये काम हमने कराए हैं, आप बताइए हुए कि नहीं हुए। उसको क्या कहते हैं? चलिए मैं आपको मदद, थोड़ा सा हिंट देता हूं। SA, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट जो है उसके माध्यम से वो भी एक जवाबदेही हो रही है कि भाई आपने, वो कहेंगे कि भाई उस गली में जो है हमने पत्थर लगवाए हैं, गली वो बनाई है, ड्रेन्स बनवाई है। वो वहां के रहने वाले कहेंगे जी हमने तो देखा ही नहीं, कहाँ कब काम हुआ। तो ये जो है जवाबदेही फिक्स हो रही है। तो ये आजकल सरकार जो है इस तरह सोशल ऑडिट भी करा रही है। तो मीडिया का भी वही काम है, मीडिया जाती है गांव में और चेक करती है कि भाई ये सब कह तो रही है सरकार बहुत कुछ, हमने इतने करा दिए, इतने परिवर्तन, इतने जैसे आपने कहा ना स्वच्छ टॉयलेट बनवा दिए, कहाँ है टॉयलेट, है ना। अगर है तो उसमें पानी का प्रबंध नहीं है, तो फिर वो कितने गंदे रहते हैं कि कोई उसमें जाने को तैयार नहीं होता है ना। तो ये सारी खामियां जो है, खामियों को उजागर करती है। मीडिया का यह कार्य लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में सहायक होता है। इससे समझने के लिए हम विभिन्न पहलुओं और उदाहरणों को देखेंगे, जैसे 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला हो गया, मीडिया के जरिए उजागर हुआ। तो मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी है ना। तीसरा, सार्वजनिक मत का निर्माण, यानी पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करने के लिए, लोगों के बीच में पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप। अब जैसे कि भ्रूण हत्या है, इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होना चाहिए कि भाई घर में बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों का ही उतना महत्व है ना। पेट्रियार्कल सोसाइटी। अब देखिए एक जैसे छोटी सी बात बताता हूं। एक आम धारणा है कि अगर घर में किसी वृद्ध आदमी की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार केवल लड़का करेगा, है ना। तो मीडिया ने का ही काम है कि बताएं क्यों नहीं लड़की कर सकती दाह संस्कार, लड़का और लड़की में फर्क क्या है। तो ये मत बना रहे हैं, है ना। तो लोगों के बीच में सामाजिक, अब सती प्रथा है या विधवा विवाह है, तो ये सब चीजें जो है लीडर्स आए, मीडिया ने मदद करी उनकी। कौन व्यक्ति था जिसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और उसने न सिर्फ प्रोत्साहित किया, अपने लड़के की शादी एक विधवा से कराई उसने। तो ये होते हैं इस प्रकार के। तो वही काम मीडिया का काम है कि सार्वजनिक मत का निर्माण, शासन से जुड़े मुद्दों पर बहस कराना और विमर्श को बढ़ावा देना। कोई ना कोई मुद्दा ले लिया कि आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो उसके ऊपर मत बनाएंगे, लोगों का क्या व्यू है। उसमें क्या करते हैं, कई एक्सपर्ट बुला लिए और एक्सपर्ट से जो है उनके व्यूज लिए, तो वो बहस है। ये मीडिया का काम है। अक्सर आपने देखा सभी चैनल किसी न किसी मुद्दे के ऊपर बहस पर लोगों से कराते हैं। नीति निर्माण और विधायी निर्णयों को प्रभावित करना, नीति बनाना और विधायी निर्णयों को प्रभावित करना, लीगल इश्यूज को प्रभावित करना। सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं सेम सेक्स मैरिज एक इशू है, इस पर बहस करा रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप, उसके ऊपर बहस हो। मैरिटल रेप, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, है ना। तो पुलिस एनकाउंटर, लव जिहाद, हिजाब, सबरीमाला,
डिमोनेटाइजेशन, इन सब चीजों के ऊपर जो है बहस कराने का कार्य जो है ये भी जो है मीडिया का ही होता है। ठीक है, तो मीडिया का काम जो है बहुत ही उत्तरदायित्व का होता है और इसीलिए गैर सरकारी संस्थाओं में मीडिया का एक बहुत बड़ा महत्व है। सरकार और जनता के बीच में संवाद पैदा करना। अब क्या होता है, हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, रहे हैं, मैं 35 साल मैंने काम किया है। रोज सुबह अखबार खोलते थे और देखते थे कि भाई हम, जैसे मान लो मैं कलेक्टर हूं, कि मेरे जिले के अंदर अखबारों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो अच्छा लिखा है उससे अच्छा लगता था और जो खराब लिखा है उसके बारे में फोन उठाया, एसडीएम से बात करी, भाई तुम्हारे अखबार में तुम्हारे बारे में ये निकला है, तुम्हारे सब डिवीजन में बारे में क्या है प्रॉब्लम। बड़ी जाति वालों ने छोटी जाति वालों को निकाल दिया है, या वहां पर वो एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने मदद नहीं करी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो ये अखबार से ही पता चला। अखबार जो है, मीडिया जो है, ये बहुत बड़ा महत्व होता है इसका सरकारी नीतियों में। और सरकार और जनता के बीच में संवाद, जैसे किसान आंदोलन, चुनावी बहस, चुनावी बहस होती है ना, इलेक्शन होने जा रहा है, आप दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहा है, आप देखिएगा रोज कोई ना कोई चुनावी बहस होती है। संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे हाँ, जैसे कि रिजर्वेशन के बारे में है, हैं? हाँ, एनआरसी वाला, सीए, बिल्कुल सही आपने कहा, वो हो गया। और जिस समय आपको याद होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए थे, 73rd 74th अमेंडमेंट आया था, उस पर बहस। तो ये जो है चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल्स भी करवाते हैं कभी कभी, है ना, और एग्जिट पोल भी करवाते हैं, है ना। ये बात दूसरी है कि उसका कई बार हाँ, उसके आंकड़े सही नहीं निकलते हैं, पर ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उनका है। सरकार और नागरिकों के बीच में सेतु का कार्य, तो एक ब्रिज का काम करती है मीडिया। नागरिक जो है उसकी पहुंच सरकार तक कभी नहीं हो सकती, लेकिन मीडिया का काम है कि उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। कई बार आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें पत्रकार लोग खड़े होकर कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि मंत्री महोदय, आपको पता है उस गांव के अंदर ये हो रहा है, या आपके अधिकारी सोए हुए हैं, इस तरह की बात होती है। तो ये सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि जो लोग नीचे के तबके में है वो, उनकी पहुंच नहीं है पूरी, तो वो फिर पत्रकारों के पास आते हैं कि देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है, तो पत्रकार लोग उसको आवाज उठाते हैं। हाँ हाँ। हम्म। होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वो कराती है, कई बार उसका प्रोडक्टिव होता है, कई बार नॉन प्रोडक्टिव भी होता है उसका, बल्कि और भेदभाव, बीच का खाई और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तभी तभी ये कहा जाता है कि मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसको देश हित में क्या है ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम्म, होती है, होती है। हाँ, एक्चुअली उसमें भी आप ना, हम लोग एक जनरल सभी को एक जैसे उसमें नहीं रखना चाहिए। देखो, लोग तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, नौकरशाही में भी होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, मीडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस बारे में निष्पक्ष हैं। कई पत्रकार हैं जिनके नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पर इस फोरम में, आप सब जानते हैं, बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं। पर कई लोग हैं ऐसे जो कि एक तरफ चलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और सरकार नागरिकों के बीच में सेतु का, जटिल नीतियों को सरल भाषा में समझाना, सरकार का मन की बात, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, पीआईबी ब्रीफिंग्स का उपयोग किया जाता है।
तो सरकार की मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं। माई गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर लोगों के सुझाव लिए जा सकते हैं। और पीआईबी ब्रीफिंग्स, जो पीआईबी जो है क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें कि सरकार जो है अपने प्रेस रिलीज देती है ना। तो ये जो है सरकार और नागरिकों के बीच में सेतु का कार्य करती है, जटिल नीतियों को सरल भाषा में समझाती है। अब जैसे मान लीजिए सरोगेसी का लॉ आ गया, बड़ा जटिल है, तो लोगों को समझाने का कार्य वो मीडिया करती है कि इसका मतलब ये है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट आपका आ गया, बड़ा जटिल है, एनआरसी आ गया, तो लोगों को समझाएंगे कि देखो ये जो आया है इसका कानून का ये मतलब है ना। फार्म लॉज आ गए, फार्म लॉज के बारे में लोगों तक समझाना, पहुंचाना, तो ये भी कार्य जो है मीडिया का है, क्योंकि मीडिया के अंदर लोग जो है वो पढ़े लिखे होते हैं और वो सबकी मूल तक जाते हैं कि इस कानून के पीछे क्या अभिप्राय है। जब कानून पास हो रहा होता है उस समय भी जो लोग बैठे होते हैं ना दर्शक दीर्घा में, उसमें सारे पत्रकार भी बैठे होते हैं, क्योंकि अगले दिन अखबार में उन्होंने उसको प्रिंट भी करना है। ठीक है। गलत सूचना और अफवाहें, ये भी एक है जो आपने जैसे बात कही ना, तो असत्यापित या झूठी खबरें समाज में भ्रम और अविश्वास फैलाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, और झूठी अफवाहें फैलाने से लोगों के बीच में आपस में एक अविश्वास होता है, एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ जो है हो जाता है। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण के बिल्कुल विपरीत है। उनका कार्य है कंस्ट्रक्टिव, लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं है। लेकिन कई बार ये लोग लोगों के बीच में को तोड़ने का कार्य करते हैं, तो भ्रम और अविश्वास फैलाता है। जबकि मीडिया बिना सत्याग्रह सत्यापन के झूठी खबरें प्रसारित, कोई न्यूज बिना सत्यापित किए नहीं जानी चाहिए, है ना। लेकिन कई बार बिना सत्यापित किए बाद में पता लगता है गलत थी, अगले दिन फिर उसका खंडन छापते हैं, है ना, खंडन। लेकिन खंडन जो है उसका जो डैमेज करना होता है ना न्यूज ने, वो तो डैमेज कर जाती है, अगले दिन खंडन उसको पढ़े ना पढ़े क्या पता। कोविड-19 के दौरान में टीकों के बारे में झूठी खबरें कि जी इसके कारण जो है क्या क्या थी, बताइए क्या क्या खबरें फैली थी। हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक, नपुंसकता तक के बारे में जो है न्यूज में लाया गया कि जिससे तो नपुंसकता होती है, और जनसंख्या कम करने के बारे में। तो इस तरह की गलत असत्यापित खबरें जो हैं। अब कोविड-19 के टीके को भारत में थोड़ी सिर्फ लगे थे, पूरे विश्व में लगे थे, हर जगह थोड़ी नहीं हो सकता। WHO इतनी बड़ी साइंटिफिक बॉडी है, उसने आफ्टर ऑल कुछ देख समझ के ही तो किया होगा, और यही टीकों की वजह से ही तो बहुत सारे हम लोग की जान बची लोगों की, वरना तो देखिए लॉकडाउन लगाना पड़ा था प्रधानमंत्री को आकर। तो असत्यापित खबरें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, असत्यापित खबरों को नहीं आना चाहिए। टीआरपी, कई बार सेंसेशनलिज्म, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कई चैनल कर देते हैं। मीडिया संस्थान अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश करते हैं, जिससे समाज में भय और गलत धारणाएं पैदा होती हैं। धर्म से जोड़ देते हैं, एक धर्म समुदाय ने दूसरे धर्म के समुदाय को इतने लोगों को मार दिया, एकदम से भावना फैला जाएगी, है ना। तो ये और ऐसी बातें जो करना, ये आपको मैं बताऊं मीडिया का काम इतना कंट्रोल होता है। आपको याद होगा पीछे मेरे ख्याल हम लोगों ने, मैंने डाला भी है इसमें, जब ताज होटल पर अटैक हुआ था, क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था, लाइव दिखा दिया था। तो उन आतंकवादियों को एक एक चीज पता चल गई थी कि हमारे फोर्सेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ क्या क्या है, और उनको मार दिया, टारगेट कर दिया था। तो ये इररिस्पॉन्सिबल है। आपको बताऊं जब अमेरिका में 9/11 हुआ था ना, 9/11 में इतनी कंट्रोल मीडिया थी, उन्होंने कहीं कोई ऐसी चीज नहीं कही जिसके कारण लोगों के बीच में इस तरह के धान, इतना वहां पर संतुलन, इतनी रिस्पॉन्सिवनेस वहां पर है मीडिया के अंदर। उनका नहीं, हम ये नहीं दिखाएंगे, इतने लोग मर गए, क्योंकि उससे लोगों के बीच में एक भय, आतंक इस तरह का फैलेगा, क्योंकि वो भी तो आतंकवाद का ही उदाहरण था, है ना। तो 26/11, हाँ यही लिखा था, मुंबई हमला, संवेदनशील सूचना प्रसारण, लाइव मीडिया रिपोर्टिंग से आतंकवादियों के लोकेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रभावित, तो उनको रणनीति का पता चल गया था।
निजता का उल्लंघन, प्रिवेसी। आरुषि तलवार हत्याकांड में निजता का उल्लंघन हुआ था। अखबार ने मीडिया ट्रायल कर दिया कि जी उसके माता पिता दोषी हैं। आपको याद होगा आरुषि हत्याकांड सुना था, नोएडा का था। तो उसमें उसके माता पिता को जेल हो गई कि माता पिता ने अपनी बेटी को मारा है। इस तरह की न्यूज़ जो है ना मीडिया में काफ़ी, बाद में कुछ नहीं निकला, और लेकिन जो डैमेज होना था ना मीडिया ने कर दिया, लोगों की रेपुटेशन डैमेज हो जाती है इससे। तो ये भी एक इसका पक्ष है जो कि हमको देखना चाहिए। और उसके कारण कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वहां पर उसका असर वहां भी पड़ता है, क्योंकि अखबार में अगर निकल रहा है तो एक पब्लिक ओपिनियन बनने लगता है, तो जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भी एक विपरीत असर पड़ने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए हमें मीडिया को बहुत कंट्रोल बैलेंस न्यूज़ देनी चाहिए। राजनीतिक पक्षपात, कुछ मीडिया संस्थान निष्पक्षता को छोड़कर विशेष राजनीतिक दलों के साथ संबद्ध हो जाते हैं, है ना। एक और बात हुई है, कई मीडिया हाउसेज अब ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने ले लिए हैं जो किसी न किसी राजनीति दल से जुड़े हुए हैं, टीवी चैनल्स ले रखे हैं, तो जाहिर है कि फिर वो अपने उन राजनीतिक दलों के बारे में ज़्यादा जो है फैलाते हैं, तो उससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नुकसान होता है। क्योंकि मीडिया का काम ये थोड़ी ना है, मीडिया का काम ये है कि भाई कोई भी ये आरोप ना लग सके कि हमने किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किया है। हमें न्यूज़ देनी है, व्यूज नहीं देने। तो जब हम जुड़ जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हमारा निष्पक्षता का जो बहुत बड़ा आवश्यक रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। चुनावी प्रचार, कई बार मीडिया हाउस विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में झूठी खबरें या एक तरफा बहस आयोजन करते हैं जिससे जनता को निष्पक्ष जानकारी नहीं मिल पाती। सोशल मीडिया को कभी कभी हम लोग लाइटर वेन में कहते हैं कि ये पांचवा स्तंभ है हमारे इसका लोकतंत्र का। पांचवा स्तंभ, इतनी पावरफुल हो गई है सोशल मीडिया कि इसको पांचवा स्तंभ भी जाने लगा है। और मीडिया के 5 पिलर माने गए हैं। 5 पिलर कौन कौन से हैं? पहला प्रिंट मीडिया, बिल्कुल सही। दूसरा बताओ। हाँ, रेडियो है ना। तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। चौथा इंटरनेट, हाँ। फिफ्थ सोशल मीडिया। ठीक है। तो ये इसको गलत और संशोधित सामग्री तेजी से फैलती है। अखबार छपने में तो 1 दिन लगता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी न्यूज़ थोड़ा समय लग के आती है, शाम को 9 बजे न्यूज़ होगी तो आएगी या, लेकिन सोशल मीडिया तो बिजली की गति से चलती है और कोई पैसे नहीं लगते हैं, मुफ्त है। हर आदमी जो चाहे सोशल मीडिया से मोबाइल से कनेक्ट, आजकल तो मोबाइल गवर्नेंस आ गई, ई गवर्नेंस से भी हम आगे बढ़ चुके हैं, मोबाइल गवर्नेंस पर आ चुके हैं। हर चीज आपने पेमेंट करनी है, सब कुछ जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, फलाना ढिमाका, एडमिशन, ये सब चीज मोबाइल पर ही होती है। हमारे देश में 2 रेवोल्यूशन आए हैं कम्युनिकेशन में। पहला रेवोल्यूशन आया जिसने कि गांव को शहरों के साथ जोड़ा, वो क्या था? मैं कम्युनिकेशन सेक्टर में कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन सेक्टर में बताओ। इलेक्ट्रिसिटी ने जोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, सड़कों, इलेक्ट्रिसिटी सबने जोड़ा। कम्युनिकेशन सेक्टर में उससे भी पहले कुछ था। एक चीज और बताओ, है? हाँ, रेडियो भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है, टेलीफोन। तो टेलीफोन में एसटीडी, पीसीओ और आईएसडी बूथ जो बने गांव गांव में, उसने जो है शहर को गांव से पूरे विश्व को जोड़ दिया। तो वो जो एसटीडी बूथ आए ना, उससे पहले तो आपको ट्रंक कॉल बुक करके बड़ी मुश्किल से पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहां से हम लोग टेलीफोन कॉल करते थे। मैं जब मेरी सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग हुई तो लबासना में ट्रेनिंग होती है, आप सब लोग लबासना जाएंगे। लबासना उस समय कहाँ मोबाइल फ़ोन होते थे, हम लोग आते थे और एक टेलीफोन होता था वहाँ पर, तो उससे बुक कराते थे, तो अपने परिवार वालों से उस टेलीफोन से बात होती थी। तो पहला जो रेवोल्यूशन आया, एसटीडी, आईएसओ, पीसीओ।
उसके बाद आया मोबाइल का, और बीच में जो आपने बताई ये सब भी आई है, रेडियो भी आया, टेलीविजन भी आया, ये सारी चीजें आई। तो गलत और संशोधित सामग्री तेजी से फैलती है। कैम्ब्रिज एनालिटिकल घोटाला, जिसमें व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया गया। कभी आपने डिटेल में पढ़ना हो तो कैम्ब्रिज एनालिटिकल का घोटाला हुआ था। तो मीडिया के लिए नैतिक संहिता क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। जैसे कि एमसीसी होता है, वो क्या है? एमसीसी क्या है? किसके लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना। इलेक्शन के समय में एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। तो उसी प्रकार से मीडिया को कंट्रोल नहीं करना चाहती सरकार, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र मानी जाती है। मीडिया को स्वतंत्र, उनकी स्वतंत्रता, निजता, उसको हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। तभी उनके लिए एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है कि वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करे, है ना। तो मीडिया के लिए एथिक्स क्या माने गए हैं? सटीकता और सत्यता, ट्रूथ और एरोकेसी। पहले तथ्यों की पुष्टि करें, निष्पक्षता और संतुलन, किसी प्रकार पक्षपात न करें, जवाबदेही और पारदर्शिता, गलतियों को स्वीकार करें और सुधार करें, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए आप। गोपनीयता, लोगों की प्रिवेसी के साथ छेड़छाड़ न करें, है ना। सामाजिक जिम्मेदारी, सनसनीखेज खबरों के बजाय जनता के हित को प्राथमिकता दें। ठीक है, ये हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, जो कि मीडिया को खुद अपने आप उसके मुताबिक कार्य करना चाहिए। सरकार ऊपर से इस पर कंट्रोल नहीं लगाना चाहती। तो शासन द्वारा मीडिया नैतिकता सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा नैतिकता कैसे सुनिश्चित करी जाए, उसके लिए नियामक निकाय और कानूनी ढांचा। नियामक निकाय क्या हुई है? नियामक क्या हुआ? हाँ, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाई गई है ना। तो जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है ना? तो जो उसको कंट्रोल करे, मतलब सरकार कंट्रोल नहीं करेगी, उसके माध्यम से। भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस प्रिंट मीडिया को नहीं, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड। और ये कानूनी ढांचा आपने नहीं बताया, ये क्या है बताइए? कानूनी ढांचा जैसे क्या हुआ? हम्म, हाँ हाँ, फ्रेमवर्क उन्होंने ये बनाया। अब सोशल मीडिया का कैसे आपने करना है, उसके अंदर अगर अगर उसका उल्लंघन होगा तो उसको दंडित किया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसे चीजें भी डाली हुई हैं। दूसरा हो गया प्रेस काउंसिल। तीसरा हो गया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, टीवी न्यूज चैनलों की निगरानी करना। आईटी अधिनियम और आईटी नियम बताइए आपको। और मानहानि कानून और गोपनीयता का अधिकार। अगर कोई फिर भी अगर कोई गलत दे देता है तो कानून में एक प्रोविजन है मानहानि का दावा। सिविल लाइबिलिटी भी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, कोर्ट में दाखिल करी जाती है। तो ये उन्होंने कंट्रोल रखने के, ये जो है गवर्नेंस का, सरकार का ये रोल है कि मीडिया जो है वो भी एथिकल रहे। कोई प्रश्न इस बारे में? तो शासन द्वारा नीतियां, गलत सूचना को रोकने के लिए तथ्य जांच पहल, जैसे पीआईबी फैक्ट चेक, यानी कोई भी चीज करने से पहले दूसरा पक्ष जरूर पूछ लीजिए, देख लीजिए। इसीलिए कभी भी न्यूज रिपोर्टिंग होती है तो पत्रकार का ये दायित्व बन जाता है कि अगर वो किसी के खिलाफ लिख रहा है, पहले उससे बात करें और उसको वेरीफाई करें। तो पीआईबी माने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी अगर आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हो तो पहले पीआईबी से चेक कर लो कि भैया ये हम छापने जा रहे हैं, आपको कुछ कहना हो तो आप हमको बताइए। हो सकता है वो तथ्य गलत, उसने छापने जा रहा हो कि जी 5,000 डेथ हो गई, और वो कहे नहीं जी 5,500 भी नहीं हुई डेथ। अब WHO ने जो है कोविड-19 के बारे में तरह तरह के तथ्य दे दिए कि जी इतने लोग मर गए थे यहाँ पर, हमारे यहाँ सारा हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया, ऐसा नहीं था। तो ये जो है पहले पीआईबी से चेक करना चाहिए। दूसरा सोशल मीडिया नियमन, सोशल मीडिया के जो भी रेगुलेटरी, हाँ
सरकार को नहीं, कोई सरकार छापने पर कोई बैन नहीं है। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई जिसके खिलाफ जो छपेगा, आप सरकार चाहे तो उसके बाद जो है वो कानून में कर सकती है मीडिया खिलाफ। हाँ, नहीं, जो फैक्ट देगी ना, अपना वर्जन तो छापेंगे ना। देखिए ऐसा मैं बताता हूँ, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा। प्रेस स्वतंत्र है, प्रेस छापने में कोई नहीं रोक सकता। आप उसको न्यूज स्टॉप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ये जरूर है कि एथिक्स कहते हैं कि जब आप न्यूज छापे तो दूसरा पक्ष लें। तो न्यूज वाले का ये काम जरूर दायित्व बनता है कि वो लिख रहा है 5,000 डेथ्स हुई हैं, तो वो पूछे कि जी वास्तव में हुई कि नहीं। तो वो ये लिखेगा कि हमने अपने तथ्यों से ये पता कराया कि 5,000 डेथ्स हुई है, सरकारी जो स्पोक्समैन है पीआईबी है उसके मुताबिक केवल 500 हुई है। तो उसका पक्ष लिखना जरूरी है, रुकवा नहीं सकती सरकार। कोई सरकार प्रेस को नहीं रोक सकती, ये मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि अगले दिन जो है फिर प्रेस वाले जो है वो उनकी स्वतंत्रता के ऊपर, निष्पक्षता पर सवाल उठ जाएंगे और धरने होंगे, प्रोसेशन निकले। जैसे कई बार आपने देखा होगा एडवोकेट्स के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, तो उसी तरह प्रेस वाले भी, क्योंकि वो कहते हैं कि आप छापने से नहीं रोक सकते, आप हमसे ये तो कह सकते हैं कि जी आपके तथ्य गलत है, हम आपको सही तथ्य देंगे। तो पीआईबी से पूछना तो जरूरी है। देखिए एक मैं उदाहरण देता हूं, पीआईबी सरकार को रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए वो किसी परिवार के खिलाफ लिख रही है, इसने इसका मर्डर कर दिया है दूसरे आदमी का, अगले दिन छप गया, अब उसका तो रेपुटेशन खत्म हो गया एकदम, बिना पूछे उससे कि आपका क्या पक्ष है। तो इसीलिए दूसरे पक्ष को पूछना बहुत जरूरी है। वो ये कहेगा कि जी बिल्कुल गलत धारणा, मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कहीं और पर था, या कोई और चीज ऐसी छाप देना जिससे किसी का रेपुटेशन खराब होता है। तो आप सरकार को एक मिनट भूल जाइए, सरकार की जगह अपने आप को ले लीजिए। अगर हम लोग के खिलाफ भी प्रेस कोई चीज छापने जा रही है तो हमसे पूछो तो सही भैया कि हम ये छाप रहे हैं, आपका क्या इस बारे में विचार है, ताकि वो छापे कि भाई हमने हमने अपने वेरीफाई किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। अब सरकार को उसकी जगह रख ली, सरकार भी तो एक तरह से व्यक्ति ही है। आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं कि मलेरिया में इतने लोग मर गए, या फला चीज उन्होंने कही उसके कारण इतने लोगों को ये नुकसान हो गया। अब बस में हुआ, मान लीजिए बस एक्सीडेंट हो गया, आपने लिख दिया कि ये 150 लोग मर गए, वास्तव में 10 लोग मरे थे, तो लोगों के बीच में तो गलत धारणा चली गई ना। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल प्रेस के लिए आवश्यक है कि वो सरकार से भी क्रॉस चेक जरूर करें। और जब आप ये सिविल सर्वेंट बनेंगे ना, तब आप इस पक्ष को भी और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अखबार में कोई चीज न्यूज छाप देना वन साइडेड, अगले दिन तो छप गई, लोग जो पढ़ेंगे अखबार वो तो कहेंगे हाँ ये सही है खबर, वो तो अखबार को सही मानेंगे, लेकिन दूसरा पक्ष तो आएगा। अगले दिन सरकार कहती फिरेगी कि जी आपने गलत छाप दिया था। तो अब क्या होता है, अगले दिन उसका जो कंट्रडिक्शन छपता है ना, वो इतना छोटा सा छपेगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा उसे, तो डैमेज तो होगी सरकार ना। तो इसलिए निष्पक्षता, जो पहली चीज हमने कही थी ना, निष्पक्षता, निष्पक्षता का मतलब ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ कुछ छापने जा रहे हैं, उस व्यक्ति जिसके ऊपर इसका असर पड़ने जा रहा है उसका उसके उसके बारे में उसके भी व्यूज आप ले लीजिए। ठीक है, ये है। हाँ हाँ। हम्म। नहीं, ना 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 ना, आप उसको ये कहेंगे कि हमने अब इसकी अपनी इंक्वायरी कर ली है, हमारे हिसाब से आपने ये गबन किया है, बैंक में आपने 2 करोड़ रुपए का गबन किया है, हमारे हिसाब से ये है। अगर आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिए, छपेगी तो जरूर, पर अगर वो उसका व्यू भी नहीं लेगा तो वन साइडेड होगी। है, आप अपने व्यूज बताइए। हाँ बताते, कहती है कि आपके क्या व्यूज हैं, हम वो भी छापेंगे। मीडिया का काम यह है कि अगर किसी की निजता पर का उल्लंघन हो रहा है, किसी के ऊपर आक्षेप लग रहा है मीडिया के कारण, तो उस व्यक्ति से उसका बयान लेना बहुत जरूरी है,
उसके बगैर नहीं छापा जा सकता, क्योंकि आप नाम लिख रहे हैं। अगर आप जनरल कर रहे हैं तो भी समझ में आता है, लेकिन आप विशेष तौर पर किसी का नाम लिख रहे हैं, तो अगले दिन तो वो कहेगा आपने मुझसे पूछा तो होता कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, मैं आपको अपनी साइड देता। ये तो कहीं भी चीज आप देखिए ना कि निष्पक्षता, बराबरी, हर एक को समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। दो चीजें करते हैं हम लोग नॉर्मली। एक तो हम लोग मीडिया के मालिक को और एडिटर को चिट्ठी लिखते हैं कि जी आपने जो छापा था ये कल, ये तथ्यों के खिलाफ है, तथ्य ये है, और हम साथ में तथ्य लगा के देते हैं कि आप ये तथ्य देख लीजिए, आपके रिपोर्टर ने बायस रिपोर्टिंग करी है, उसने तथ्यों की जानकारी पूरी तरह से नहीं करी, तोड़ मरोड़ के किया है। अब मान लीजिए वो कह देते हैं कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। अब सरकार ने कहा कि जी जो मरने वाले थे उसमें एक धार्मिक समुदाय के नहीं थे, सभी धार्मिक समुदाय के लोग थे, लेकिन उसने तो लिख के डैमेज कर दिया ना, तो एक समाज दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। वो तो पूछना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फिक्स की गई कि अगर आप कोई चीज भी छापने जा रहे हो जिसके कारण दूसरे किसी पक्ष के ऊपर इसका असर पड़ेगा, तो उस पक्ष का भी व्यू लेना बहुत आवश्यक है। नहीं, आप ये देखिए, हाँ, आइए आइए, कोर्ट में देख लीजिए क्या होता है। कोर्ट में दो लोग आते हैं, है ना, एक की बहस सुन ली, दूसरे की बहस मत सुनो, फैसला दे दो। वो कहेगा जी आपने मेरे को तो सुना ही नहीं। तो वही चीज यहां भी है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप जो है छाप सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं आपने प्रश्न पूछा था ना, अगले दिन या तो खंडन छापेगा वो, अगर वो है ना, या उसके पास ये कानूनी अधिकार भी है कि वो जाके कोर्ट में दायर करेगा डिफेमेशन का, यानी कि मेरी इज्जत जो है वो इन्होंने समाज में उछाल दी, और जबकि तथ्य ये नहीं थे। तो इसीलिए कई बार डरते भी हैं प्रेस वाले कि भाई इसकी जब तक इसकी जांच ना हो जाए, बिना उसके किसी पर आक्षेप लगाना उचित नहीं है। ठीक है। तो शासन ने जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना, पत्रकारों के लिए नैतिक पत्रकारिता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण माने ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग देनी चाहिए कि निष्पक्षता किस प्रकार से आती है। तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, देखिए आप लोग भी जाएंगे ना, जब जब सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो सिविल सर्विस में काम करने से पहले आप लोग को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी ना। तो आप लाल बहादुर शास्त्री जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, तब आप जाके इस लायक हो पाएंगे कि आप एसडीएम बन सकें, एएसपी बन सकें। ट्रेनिंग के बगैर थोड़ी ना कर सकते हैं। आप लोग तो जाएंगे रॉ हैंगे ना टोटली। तो इसलिए ट्रेनिंग, तो यही कहा गया कि पत्रकारिता की भी ट्रेनिंग जो है लोगों को मिलनी चाहिए। सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता को बढ़ावा देना, तो ऐसी पत्रकारिता को बढ़ावा देना जो पब्लिक सर्विस है, जिसका काम हो कि लोगों की सेवा करना। इसलिए आपने देखा होगा आईएएस क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। जॉब नहीं लिखा, लिख सकते थे ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, नो, सर्विस, क्योंकि इसकी ऊपर महानता इसके अंदर सर्विस की है, महत्व इसका सर्विस का है, जॉब नहीं है ये। तो इसलिए लोगों की सेवा करने का भाव आना चाहिए इसके अंदर। नैतिक पत्रकारिता के उदाहरण, कुछ उदाहरण अखबारों में छपे थे। हिंदू अखबार द्वारा बोफोर्स घोटाले का निकला था, ये 1987 की बात है। रक्षा सौदे में कौन सी गन थी, बोफोर्स गन थी। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा राफेल डील की जांच 2019 में। अनैतिक पत्रकारिता के उदाहरण, राडिया टेप विवाद, मीडिया, कॉरपोरेट और नेताओं के गठजोड़ का खुलासा, सुशांत सिंह राजपूत के मीडिया चला दिया था उन्होंने, है ना, इवन आरुषि वाले में भी गैर जिम्मेदाराना कहा गया था उसको। तो मीडिया, अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसकी स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन यह स्वतंत्रता जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ संतुलित होनी चाहिए। आज की डिजिटल और सूचना प्रधान दुनिया में
मीडिया की जवाबदेही और नैतिक शासन सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है। जब आप लोग तैयारी करेंगे ना सिविल सर्विसेज की, तो आप लोग को बहुत सारे सुधारों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार, है ना, पुलिस रिफॉर्म, और कौन कौन से हैं, और कौन से सुधार है, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और सोशल रिफॉर्म्स, बिल्कुल ठीक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, है ना। तो ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है ना। एक और इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स में कहा जाता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शन में जो चूंकि काला धन बहुत ज्यादा जाता है, तो सरकार ही इलेक्शन का पूरा खर्चा उठाए ताकि लोग जो है काले धन का उपयोग ना करें। तो वो भी एक रिफॉर्म का हिस्सा माना जा रहा है। तो ये जो है, तो आगे की राह है मीडिया स्वतंत्रता और नैतिक शासन के बीच में संतुलन का होना। प्रशासन में हर जगह संतुलन बनना होता है। आप लोगों ने जब आप पढ़ेंगे ना GS4 पेपर जो होता है ना, एथिक्स का होता है, उसमें केस स्टडी जो होती है उसमें भी संतुलन बनाना पड़ता है। दो विपरीत चीजों के बीच में संतुलन। उदाहरण जैसे मैं कहता हूँ, एक महिला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत फेमस ये उदाहरण है। आप कलेक्टर हैं, आप गांव में गए, गांव के अंदर एक कलेक्टर के लिए आवश्यक होना है, सिविल सर्वेंट के लिए, रैशनल और ऑब्जेक्टिव। रैशनल, ऑब्जेक्टिव, हिंदी में कहें तो वस्तुनिष्ठता, और तो रैशनलिज्म और ऑब्जेक्टिविटी है तार्किकता। तो जो भी करें तथ्यों के आधार पर करें, है ना, ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो गांव में गया, गांव में एक वृद्ध महिला मिली, पेंशन बांटने का काम चल रहा था। पेंशन के लिए जो ऐसे लोग जो कि पेंशन के हकदार हैं, है ना, ये पेंशन दो तरह की होती है, एक तो विडो पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन होती है, वृद्धावस्था में जो पेंशन देती है सरकार। तो एक वृद्ध महिला मिली कलेक्टर को, उसने कहा कि जी मेरे को पेंशन मिलनी चाहिए। अब पेंशन देने के लिए दो कंडीशंस थी। पहला, वो व्यक्ति उस गांव का पिछले 20 सालों से 25 साल से निवासी होना चाहिए, और दूसरा उसकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब उस महिला के पास ना तो आधार कार्ड है, ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। पुराने जमाने में कहाँ कौन हो सकता है, उसके बच्चे कोई जिंदा नहीं, अकेला वो कहाँ, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अब रैशनल डिसीजन जो होगा, ऑब्जेक्टिव, वो तो ये होगा कि भाई तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ है नहीं, तो तुम्हारी जो है दरखास्त जो है वो निरस्त की जाती है, रिजेक्ट कर देंगे आप। वो भी एक फैसला सही है, ऐसी गलत नहीं है, आपने जो भी है तथ्यों पर किया है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कि सिविल सर्वेंट का, कंपैशन और एम्पैथी, है ना। तो आपने कंपैशन एम्पैथी को बैलेंस करना है ऑब्जेक्टिविटी के साथ, दोनों चीजों का होना आवश्यक है। तो कंपैशन के कारण फिर आप क्या करेंगे, अपने डॉक्टर को कहेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर को, कि भाई इसकी अनुमानित आयु जरा बताओ। डॉक्टर जो है हड्डियों की दांत से वो बता पा सकता है कि इसकी उम्र लगभग कितनी होगी, 5 साल इधर से उधर होगी। तो उसने चेक करके एक रिपोर्ट बनाई और कहा कि इसकी आयु अनुमानित 75 प्लस माइनस 5 साल है, यानी 70 से लेकर 80 तक कहीं भी हो सकती है, 60 से ऊपर हो गई, पहला कंडीशन मिल गई। दूसरा, आपने सरपंच से, अपने तहसीलदार को कहा, रेवेन्यू ऑफिसर को, कि भाई गांव वालों का सबका बयान लो, एक इंक्वायरी करो और उनसे पूछो कि ये महिला कब से यहाँ निवास कर रही है। तो सबने बयान दिया, तहसीलदार ने आपको रिपोर्ट दी, ये तो महिला जी पिछले 40, 50, 60 सालों से यही निवास कर रही है। आपने ये दोनों रिपोर्ट ली और फाइल पर ऑर्डर किया कि हाँ इसको जो है पेंशन दे देनी चाहिए। अब यहां देखिए दोनों चीजें की, तो इसलिए संतुलन, हर जगह संतुलन बना के चलना है आपको। सिविल सर्वेंट का काम होता है संतुलन बनाना, ठीक है। तो मीडिया हाउसों द्वारा स्ट्रेंथनिंग सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है, कि ये जो है मीडिया हाउस अपने आप एक सेल्फ रेगुलेशन करे
और बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मीडिया इंडिपेंडेंट मानी जाती है। तो उसके लिए गाइडलाइंस का जो है पालन करना चाहिए ताकि तथ्यात्मक रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके, निष्पक्ष और तथ्यात्मक। इसको कहते हैं हम फैक्ट्स के ऊपर, और निष्पक्ष पर इम्पार्शियल। इम्पार्शियलिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू मानी जाती है ना। तो समाचार चैनलों और अखबारों के लिए एथिक्स कमेटी का गठन, झूठी पक्षपाती रिपोर्टिंग पर आंतरिक अनुशासन कार्रवाई, रिपोर्टिंग के लिए संपादकीय स्वतंत्रता, यानी रिपोर्टिंग में संपादकीय स्वतंत्रता, यानी कि एडिटर के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बीबीसी की एडिटोरियल गाइडलाइंस, बीबीसी क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है ये कॉर्पोरेशन। कठोर संपादकीय नीतियों का पालन करती है जिससे उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष मानी जाती है। ऑम्बड्समैन की स्थापना, तो मीडिया की गलत रिपोर्टिंग और गैर जिम्मेदारान पत्रकारिता के खिलाफ जो शिकायतें आती हैं तो एक लोकपाल जो इसकी समीक्षा कर सकता है, इससे मीडिया की जवाबदेही बढ़ेगी। तो उसके लिए नेशनल मीडिया ऑम्बड्समैन की नियुक्ति की जा सकती है जो जनता की शिकायतों की जांच कर सके। जैसे बैंक में भी ऑम्बड्समैन होते हैं ना, अगर आपको बैंक के खिलाफ कोई चीज है, इंश्योरेंस के खिलाफ कुछ है, तो उसका एक निष्पक्ष लोकपाल बैठा हुआ है, वहां जाकर आप शिकायत। आपने देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन नहीं अपने कौन कौन बनेगा करोड़पति में बार बार बोलते हैं कि जी कोई भी आपको शिकायत हो तो आप जो है ऑम्बड्समैन के पास जाइए, लोकपाल के पास, वो आपकी कठिनाइयों का निवारण करेगा। शिकायत प्रणाली को विकसित करना, ये जो शिकायत प्रणाली है ना, इसी को हम लोग गुड गवर्नेंस माने सुशासन। सुशासन के जो 8 अंग होते हैं, 8 पिलर होते हैं, उनमें से एक होता है, आर से स्टार्ट होता है, वो क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस। तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसके लिए हिंदी क्या है? संवेदनशीलता नहीं क्या? उत्तरदायित्व, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, कुछ और है। जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी है। जिम्मेदारी तो वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस का बताओ है? हाँ, प्रतिक्रिया पे हो सकता है, ये होगी। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है, ये है कि जो भी किसी की शिकायत है ना, उसका निवारण करना। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब जैसे मैं कलेक्टर था, तो मैंने अपने बाहर जो था, हम लोग अक्सर क्या होता है ना, कंप्लेंट बॉक्सेस रखवाते हैं कि किसी को कोई कंप्लेंट हो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तो एप्लीकेशन उसमें डाल दे, शिकायत डाल दे, या आके हमसे मिल ले, हमको बताए कि जी उसकी फाइल को फला आदमी रोक के बैठा हुआ है। तो मैं अपने बाहर पीएन को ना, पीएन एक होता है बाहर जो सबको रोकता है, आने नहीं देता है, तो मैंने पीएन हटवा दिया था। मैंने कहा था कि जिसको आना हो आए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके कारण रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ी कि लोगों की ग्रीवांस, कठिनाइयाँ, शिकायत देने का सिलसिला बढ़ गया। वो अब निडर होकर मेरे पास आने लगे। तो मेरे पास आते और कहते कि सर वो एक फाइल है मेरी, काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी है, फला क्लर्क जो है उस पर बैठा हुआ है। तो अब मैं देखिए क्या होता है, आपको संतुलन करना पड़ता है। सबको सस्पेंड तो कर नहीं सकते, सारे सस्पेंड हो जाएंगे तो फिर आप काम कैसे लेंगे? तो आपने क्या करना होता है कि साम दाम दंड भेद दोनों करना, चारों करना होता है। तो मैं जानते क्या करता था, अब कंप्लेंट मेरे पास आ गई, उसने आके कंप्लेंट रिपोर्ट कर दी मेरे को, मैं उस क्लर्क को बुलाऊंगा, उसके सामने अपने किसी पीएन को भेजूंगा, जरा उसको बुला के ले आओ, आइए आइए रामेश्वर दास जी, कैसे हैं? ठीक है सर। ऐसा है कि इनकी एक फाइल है, शायद आपके पास पड़ी हुई है काफ़ी दिनों से, आज निकाल दीजिएगा उसको और निकाल कर आदेश इशू कर दीजिएगा और उसकी एक प्रतिलिपि जो है मेरे पीए के पास भेज दीजिएगा। अब देखिए, मैंने अपने शब्दों में उसको कह भी दिया, उसको इशारा समझ में आ गया कि अगर मैंने नहीं किया,
शाम को कॉपी ऑर्डर की नहीं इशू हुई तो अगले दिन मैं टांग दिया जाऊंगा लेकिन मैंने पहली बार में नहीं टांगा उसको, क्योंकि मुझे भी तो काम लेना है ना। मैंने उसको कह दिया कि देखो था कि भाई इसका काम जो है शाम तक हो जाना चाहिए। तो वो भी संतुष्ट हो गया कि देखिए सर ने मेरी बात सुनी, है ना। और वो चला गया, उसको ये सिर पर बोझ हो गया कि शाम तक मुझे ये फाइल निकाल देनी है, कॉपी भेजनी। तो मेरा दोनों काम हो गया इसमें। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं इसको, कि लोगों की शिकायतों को उसका निपटारा करना, है ना। मैं अपने मोबाइल नंबर कभी देने में नहीं झिझका, कभी नहीं झिझका। लोग क्या होता है, सरकारी कर्मचारी कई बार मोबाइल फोन का नंबर नहीं देते लोगों को, या 5 बजे के बाद वो दफ्तर में वो अपने मोबाइल फोन उठाना बंद कर देते हैं कि ये 5 बजे तक दफ्तर था, मैं तो नहीं उठाऊंगा। जबकि फिर मैं वही कहूँगा, हम लोग की सर्विस है ये, सिविल सर्विस है, सर्विस 24 घंटे रहती है। आप ये सोच के चलिए 24 घंटा नहीं है, नहीं। रात को अगर 2 बजे भी कहीं एक्सीडेंट होगा, रात को अगर पंचायत मेरे घर पर आएगी और कहेगी कि सर हमारे यहाँ फ्लड आ गए हैं, आप मदद कर दीजिए, या मेरा बूढ़ा देखो अस्पताल में कोई इसको बेड नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, कर्तव्य है हमारा, यही रिस्पॉन्सिवनेस है। लोग आज भी पॉलिटिशियंस के पास उतना नहीं जाते हैं जितना पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हैं, क्योंकि लोगों का अभी भी विश्वास है। लोग हमारे पास क्यों आते हैं? 3 कारणों से आते हैं, भाववश, अभाववश और प्रभाववश। 3 कारणों से आते हैं। श्रद्धा भाव है, भाववश। अभाव है, किसी को रेजिडेंस अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, अभाव है उसकी पूर्ति के लिए। और प्रभाव है, सरकारी कर्मचारी का प्रभाव होता है, तो इसलिए लोग आते हैं। तो इसीलिए हमारा काम यह है कि हम उनकी प्रति संवेदनशीलता रखें और उनके कार्य करें। तो सोशल मीडिया संगठनों को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए बाध्य करना। उदाहरण, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हालांकि प्रेस मीडिया की नैतिकता पर नजर करता है, लेकिन इससे ज्यादा कानूनी शक्ति नहीं है इसमें, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभावी तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो असर इसका है ही। तो मीडिया लिटरेसी कार्यक्रम, तो जनता को सिखाना भी जरूरी है कि वे किसी भी सूचना को किस तरह सत्यापित करें और झूठी। आजकल तो आप देखते ही होंगे, कई बार व्हाट्सएप पर वीडियोस आ जाते हैं, न्यूज आ जाती है, और फिर वो कई बार ऐसे होते हैं बिल्कुल झूठे होते हैं। तो आप अगर गूगल करेंगे ना, गूगल पर आ जाता है कि ये जो व्हाट्सएप में घूम रही है न्यूज, ये बिल्कुल असत्य है, झूठी है। तो क्रॉस चेक किए बगैर तो बिल्कुल मत कीजिए। और आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तो अब तो बिल्कुल ही नहीं आपको विश्वास करना चाहिए, कोई भी न्यूज आती है पहले सत्यापित करिए उसके अंदर। तो ये सब इसके कौन है मतलब डीमेरिट्स है। तो स्कूलों और कॉलेजों में मीडिया साक्षरता के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना, यानी कि जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर मीडिया के बारे में बताना। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैक्ट चेकिंग अभियान चलाना। सिविल सोसाइटी और एनजीओ द्वारा वर्कशॉप आयोजित करना समय समय पर। सिविल सोसाइटी, देखिए गवर्नेंस जो होती है ना, याद रखिएगा एक चीज, सॉरी, गवर्नेंस जो होती है ना, यानी कि प्रशासन जो है, ये 3 चीजों से चलता है। सरकार, दूसरा है सिविल सोसाइटी, ये गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, और तीसरा है स्टेक होल्डर्स। तो इन तीनों से चलता है। तो इसीलिए सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर, इन दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। और मीडिया जो है सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा मानी जाती है। तो यूनाइटेड किंगडम में मीडिया साक्षरता अभियान, जहां बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि वे ऑनलाइन खबरों को सत्यापित कैसे करें, उसको एज सच एक्सेप्ट न करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा नैतिकता, ये भी करना बहुत जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा का इस्तेमाल पत्रकारिता में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिग डेटा माने बहुत बड़ा वॉल्यूम का डेटा होता है। अब जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक के ऊपर जो इतना डेटा जनरेट हो रहा है कि वो बिग डेटा बन जाता है। फोटोग्राफ कैमरा से लेता है,
इतना डेटा, दिन में कितनी गाड़ियां आती होंगी, हजारों की संख्या में गाड़ियां आती है, तो इतना डेटा जनरेट हो रहा है, उसको बिग डेटा कहते हैं। इस्तेमाल पत्रकारिता में बढ़ रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग से भ्रामक खबरें फैलने की भी संभावना है। तो एआई जनित खबरों के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करें, डेटा प्रिवेसी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करें। क्या है डेटा प्रिवेसी? हम्म, 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 हर कोई चीज में चला गया। हम्म, 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 हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप अक्सर देखेंगे कि जब स्टोर्स में जाते हैं ना, तो वो कैफे कॉफी डे गए, आपने कॉफी मांगी, तो आपका मोबाइल नंबर जरूर लेता है। जरूरी नहीं आपको देना, वो भी एक तरह से आपकी निजता का जो है, गोपनीयता ब्रेक हो रही है। वो मोबाइल नंबर जो है फिर वो आगे सेल हो जाते हैं, वो हर जगह फैल जाते हैं पेमेंट के ऊपर। तभी तो आपको अक्सर अक्सर नहीं आता है, और अक्सर फोन आपके पास आते हैं, मेरे मेरे को तो बहुत आते हैं, आपको भी आते होंगे, कि जी आपने हमारी वेबसाइट विजिट करी थी, तो आपने जो है बताइए आपको मैं कौन सा लोन दूं, या आपने इंश्योरेंस कौन सा। मैंने कहा मैंने तो आज तक कभी सुना ही नहीं आपकी वेबसाइट का नाम, मैं तो कभी विजिट किया नहीं। लेकिन इस तरह से जो है वो करने लगते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं कि वो आप ही पर डालते हैं कि जी आपने हमारी वेबसाइट, उनको भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं वो। क्योंकि अगर आपने डीएनडी मोबाइल पर डाला हुआ है, तो वो डीएनडी को कैसे तोड़ निकालें, डू नॉट डिस्टर्ब है, तो वो कहेंगे आपने विजिट किया था हमारा वेबसाइट, इसलिए हम आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस तरह से गोपनीयता का उल्लंघन होता चला जा रहा है। तो कैम्ब्रिज एनालिटिकल आपके मालूम ही है। तो नफरत फैलाने वाले भाषणों और गलत सूचना के लिए बहुत सारे कानून हैं। हेट स्पीच, फेक न्यूज, ये समाज में ध्रुवीकरण और हिंसा को बढ़ावा देता है। संभावित कदम: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना की निगरानी और दंड का प्रावधान। नफरत फैलाने वाले भाषणों को अपराध की श्रेणी में शामिल कर, ये सुझाव है, अभी है नहीं। यद्यपि आईपीसी में अब तो संहिता बन गई है, उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी न किसी में कर सकते हैं, झूठी खबरें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करना। तो जर्मनी का नेट्स डीजी कानून, यह सोशल मीडिया का नफरत से बड़े भाषण और गलत सूचनाओं को हटाने के लिए प्रभावी नियम है जर्मनी में। ऑस्ट्रेलिया में भी सोशल मीडिया पर कुछ हुआ है। हाँ, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अलाउड नहीं है। तो माता पिता की जिम्मेदारी डाली गई है कि आप बच्चे जो है वो सोशल से 16 साल से कम पर नहीं देख सकते। तो निष्कर्ष ये है, मीडिया और शासन में नैतिकता, लोकतंत्र, सार्वजनिक विश्वास और सुशासन को बनाए रखने। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सार्वजनिक विश्वास माने लोगों का, हाँ, और सुशासन, गुड गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मीडिया को एक जिम्मेदार प्रहरी के रूप में कार्य करना चाहिए। सरकार को मीडिया की स्वतंत्रता को बिना हस्तक्षेप के सुनिश्चित करना चाहिए। तभी सरकार जो है एंटर नहीं करती किसी में, रेगुलेशन हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि मीडिया को सेल्फ रेगुलेटेड होना चाहिए। तभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये सब बनाई गई। एक संतुलित और नैतिक दृष्टिकोण से एक जागरूक समाज और एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण संभव हो सकता है। तो ये जो था हमारा पहला था